केमिकल काइनेटिक्स बहुत ढंग का सवाल है, चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब इसमें लिखना सब द ब्रांच केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ physical chemistry, the branch of physical chemistry in which we study about rate of reaction, comma factors affecting rate of reaction and mechanism of reaction अब देखो, इसमें जो कोई भी रिएक्शन है तो रिएक्शन तीन तरह का होता है, समझ जाओ। एक होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, जितने भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं सब फास्ट होते हैं, वो इतने फास्ट होते हैं कि उनको मेजर करना संभव नहीं है। एक होता है वेरी स्लो रिएक्शन, वो इतने स्लो हैं कि जिनको मेजर नहीं किया जा सकता है, जैसे रोस्टिंग ऑफ आयरन। एक होता है मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिनके रेट को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसी को कहते हैं मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। और जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर जिसमें मॉलिक्यूल्स भाग लेते हों, वही रिएक्शंस का रेट हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो दिमाग में लेकर चलना है कि हमको इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करना है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ना है? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि आपको रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट्स, और वह कन्वर्ट होता है किस में? प्रोडक्ट्स में। ठीक है, एक कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट। जैसे अगर हम लोग थोड़ा समझने के लिए बात करें तो अगर हम लोग गेहूं पिसाते हैं तो गेहूं हमारा रिएक्टेंट है। अब पिसने के बाद जो आटा बना, आटा हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। नहीं, मैंने जो हम लोग प्रैक्टिकली महसूस कर सकते हैं, या तो गेहूं हमारा रिएक्टेंट हो गया और आटा हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट। तो जब मशीन चालू होता है तो क्या होता है कि गेहूं का अमाउंट धीरे धीरे क्या होता है? कम होता है, और आटा का अमाउंट धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है। इसीलिए उसी प्रकार के किसी भी रिएक्शन में जब हम लोग क्या कीजिएंगे भाई कि अगर हम यहाँ टाइम ले लें, क्या ले लें? टाइम, और इस एक्सिस पर हम क्या ले लें? कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जब टाइम 0 है तो किसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा? रिएक्टेंट की प्रोडक्ट का? रिएक्टेंट का। तो इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, टाइम के साथ ही क्या होगा? घटेगा। और जब टाइम 0 है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? 0, और टाइम के साथ इसका क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना होता है तो कहते हैं द चेंज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो लिखोगे, पहले इसको लिख लो, तब रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन
is defined as change of molar concentration of reactants or product reactants or products in per unit time फुल स्टॉप। अच्छा, इसको एक और डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। तो लिखिएगा और करके, और रेट ऑफ रिएक्शन is defined as decrease in molar concentration of reactant or decrease in molar concentration of reactant or increase in molar concentration of product per unit time। ठीक है, मतलब चला रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ reactants or products by time taken in change। लिख सकते हैं, चेंज लिखना है, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट बटा टाइम टेकन इन चेंज। या मान लो और इलोबरेट करना चाहोगे तो क्या लिखोगे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहां पर लिख सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट by time taken in change। ठीक है, तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, नोट करो। ठीक है, तो जब भी तुमसे अगर बोर्ड में सवाल पूछता है डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ, डिफिनीशन कोई एक या और इक्वेशन और साथ में यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अब देखो तो मोलर कंसंट्रेशन है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर और टाइम ये ना होगा। अब टाइम के रेस्पेक्ट में वो सेकंड भी हो सकता है, तो क्या क्या यूनिट लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल
पर लीटर पर आवर। मतलब इसमें से कोई भी हो सकता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव भी रहता है, व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसके टर्म में भी रहेगा मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक है, तो नोट कर। ऑफ रिएक्शन मेजर करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो लिखोगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चला, टू टाइप्स। एक पहला हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक हो गया बाबू इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टैंटेनियस समझना है। ऐसे आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ज़्यादा जल्दी बढ़िया समझ आए, तो ये पूरा चैप्टर है मैथमेटिक्स है। अब देखो, जब एवरेज निकालते हो ना, एवरेज, तो मान लो यहां पर आपने कंसंट्रेशन लिया है और ये जो एक्सिस है रिएक्टेंट का है, और यहां पर बेटा आपने क्या ले लिया है, टाइम। तो जब एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बीच आप रेट निकालेंगे तो उसको कहेंगे एवरेज। जैसे मान लो तुम निकालना चाहते हो T1 और T2 के बीच, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसके किसके बीच निकालना चाहते हो। तो मान लो ये T1 इनिशियल है तो इस पर कंसंट्रेशन हमारा क्या है, x1, और ये T2 फाइनल टाइम है तो इस पर कंसंट्रेशन क्या है, x2। ठीक है, तो अब यहां जो रेट एवरेज जो होगा तो चेंज इन कंसंट्रेशन ही ना है, तो फाइनल है x2, इनिशियल है x1, तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1, यही चेंज होगा। लेकिन इसमें एक चीज देखो, x2 कम है, x1 ज्यादा है, तो वैल्यू तो माइनस में हो जाएगा। लेकिन चूंकि रेट माइनस में थोड़ा होता है तो इसको मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए यहां पर हम लोग इक्वेशन माइनस साइन इंडिकेट करते हैं, और माइनस लिख कर ही कहते हैं कि नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विथ टाइम। या नेगेटिव साइन इसलिए लिखते हैं कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है टाइम के साथ घट रहा, इसलिए माइनस लिख रहे हैं। और जब हम यहां माइनस लिख देंगे तो मैथमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अगर मान लो चला कि अगर ये सेम चीज है तो प्रोडक्ट का तो ये होगा, तो मान लो इसके यहां लेगा T1 और ये ले लिया तुम T2, यहां पर टाइम है और यहां पर आपका क्या है, कंसंट्रेशन। तो ये हो गया टाइम T1 पर x1 और ये टाइम T2 पर क्या होगा, x2, क्या होगा, x2। तो अब यहां रेट लिखोगे एवरेज, तो यहां भी होगा x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1। अच्छा, यहां मैथमेटिकली करेक्ट है, लेकिन फिर भी इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहां पॉजिटिव लिखना होगा। क्या लिखना होगा, पॉजिटिव। अब ये लिखेंगे कि पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज विथ टाइम, and negative sign indicate that concentration of reactant decreases with time। अरे यार, जैसे टाइम बढ़ेगा तो गेहूं का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, घटता है तो माइनस लिख देते, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे तो ये x2 से यह कम है और ये क्या है, ज्यादा, तो कम में से ज्यादा घटाओ तो माइनस हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में कोई मतलब है नहीं, तो इसको हम लोग कहते हैं चला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब रहा बात कि इंस्टेंटेनियस किसे कहते हैं, आ जाओ यहां। अब जैसे मान लो ये हमारा टाइम है और ये है कंसंट्रेशन, ध्यान देना। तो रिएक्टेंट का ग्राफ ये है
अब यहाँ देखो, यहाँ जो एवरेज निकालते हैं T1 से T2 के बीच, और यहाँ पर जस्ट T पर निकालना है आपको। इंस्टेंट टाइम, जब मन किया तब उसी टाइम में, इंटरवल पर नहीं, यानी टाइम T पर निकालोगे। यहाँ पर क्या डिफरेंस है, मतलब टाइम काफी कम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निकालना है हमको, तो टाइम T, तो यहाँ पर हम ये ले लेंगे, तो ये पॉइंट हो गया। और इस पर जो स्लोप खींचेंगे, तो यहाँ जो tan थीटा का वैल्यू होगा, नहीं, वही हमारा क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस रेट, यानी इंस्टेंटेनियस जो हमको यहाँ निकालना होगा, इंस्टेंट टाइम, ठीक है, तो वह हमारा ये होगा। तो मान लो वह है O और A, और ये मान लो हो गया B। नहीं तो अच्छा, एक चीज और यहां पर आ जाओ, तो एक शॉर्टन इंटरवल में निकालना है, तो इस चेंज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा एक्स, इसका मतलब मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोल पर लीटर, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और यहां पर जब लिखेंगे तो प्लस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, एक सर्टेन टाइम इंटरवल में, और इसके लिए लिखेंगे चला, तो ये हमारा हो जाएगा dx, ये क्या हो जाएगा dx, और ये हमारा हो जाएगा dt। तो यहां पर हम लिखते हैं माइनस dx बाई dt। मैं टाइम जब टेंस टू 0 हो जाए तो डेल्टा की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, d लिखते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंट टाइम पर निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा इंस्टेंट। एक बात समझिए, और कोई कहे कि एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमको बताना है तो एवरेज अप्रोप्रिएट है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट दे। सब सोचो कि सर कैसे होता है, तो रिएक्शन हो रहा है तुरंत हम फ्रीज कर देंगे उसको, रिएक्शन होते होते फ्रीज कर देंगे तुरंत, और वहाँ पर जो चेंजेज होगा वो हम लोग क्या करेंगे, मेजर, कंसंट्रेशन कर सकते हैं, डेंसिटी कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, वो जो चेंज होगा उसी चेंज को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, ठीक है। तो डिफिनीशन लिखो पहले, फिर फोटो बनाना। तो लिखो व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन मेजर in certain interval of time, in certain interval of time, in certain interval of time is called average rate of reaction, is called average rate of reaction। अब इधर लिखोगे इंस्टेंटेनियस में, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन मेजर, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन मेजर इंस्टेंट टाइम, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन मेजर इंस्टेंट टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो ऐसा नहीं कि यूनिट बदल जाएगा, यूनिट वही रहेगा, यूनिट क्या रहेगा वही, यूनिट क्या रहेगा वही, ठीक, नोट करो। अब यहां लिखोगे चला, इसमें दो बात, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन in term of reactant, in term of reactant indicate that, negative sign in term of reactant indicate that concentration of reactant, concentration of reactant decreases with time, and positive sign
and positive sign in term of product, indicate the concentration of product increases with time. रिएक्टेंट का डिक्रीज करेगा, अब प्रोडक्ट का इंक्रीज। अब आओ चला यहां पर एक लिखना होता है रेट एक्सप्रेशन। क्या लिखना होता है? रेट एक्सप्रेशन। यहीं से तुमको चीज सीखना है, एक्सप्रेशन। यहां पर थोड़ा ध्यान पूर्वक ध्यान दोगे तो बहुत सारा सवाल तुम्हारा कंपटीशन जेईई मेन और नीट वोट का, इवन बोर्ड का भी बनता है। जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, और मान लो रिएक्शन में रिएक्टेंट है ए, रिएक्टेंट है बी, और यह है सी प्लस डी। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी होता है। तो मान लो ये है M1 और ये है M2 और ये है N1 और यह है N2। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो संख्या 1 2 3 4 देखते हो तुम लोग, तो उसी को कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हमने मान लिया है कि M1 M2 कुछ भी होगा, ठीक है। अब इसका जब रेट एक्सप्रेशन लिखना है ना, तो ये हो जाएगा रेट, क्या हो जाएगा? रेट बराबर, और यहाँ ये क्या है? रिएक्टेंट है, तो टाइम के साथ क्या होगा? घटेगा। तो साइन हम लगाते हैं क्या चीज का, और ये जो कोफिशिएंट है वह हो जाता है 1/M1। 1 है तो 1/1, 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, और तब होगा डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ठीक है, बराबर। यानी आपको ये बताना चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर इसका निकालना है तो ए के टर्म में भी निकल सकता है, बी के टर्म में भी निकल सकता है, सी के टर्म में निकल सकता है, और अब यहां फिर माइनस होगा क्योंकि बी भी हमारा क्या है? रिएक्टेंट है, और ये हो जाएगा 1/, अब यहां क्या हो जाएगा? M2, और ये हो जाएगा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी बराबर। अब यहां सी प्रोडक्ट है, अच्छा यहाँ बी है, सॉरी यहाँ है बी। अभी प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब ये हो जाएगा आपका N1, ये हो जाएगा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी बराबर प्लस 1/N2, ये हो जाएगा डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। अच्छा यहाँ डेल्टा ले रहे हैं तो हमने एवरेज मान ली है, डी भी ले सकते हैं, स्मॉल डी इंस्टेंटेनियस होगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा तभी काम करेंगे, लेकिन अगर हमको निकालना हो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, माने ए घट रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, केवल खाली हमको यह निकालना हो, तो इसके कोफिशिएंट से कोई मतलब हमको नहीं है, तो सिंपली हम लिखेंगे माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। अगर कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिए तब तो रेट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है, ए के मोलर कंसंट्रेशन में चेंज, अब बटा क्या कर देंगे? टाइम। और उसी तरह से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालना है, तो क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ठीक है। और लेकिन प्रोडक्ट का तो फॉर्मेशन हो रहा है, तो अब यहां पर लिखेंगे क्या चीज? रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो यह हो जाएगा प्लस, तो इसका भी कोफिशिएंट हम नहीं लेंगे, तो सिंपली हो जाएगा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अगर हमको लिखना हो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, तो प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। आया समझ में?
अब इस रिएक्शन को अगर लिखना है बेटा आपको तो रेट बराबर, तो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी को क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब बाई क्या लिखोगे, m1, क्या लिखोगे m1, और बराबर क्या लिखोगे फिर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी अब बटा m2, फिर बराबर क्या लिखोगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बटा n1, बराबर फिर क्या लिखोगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी अब बटा n2। इसमें कोई एक पता रहे तो कोई निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। इसमें किसी एक का वैल्यू पता रहे, अगर मान ले रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी पता है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी निकल सकता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और बी निकल सकता है, या रेट ऑफ रिएक्शन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो नोट कीजिए। अब देखो तो इस लाइन को कंप्लीट करो, इसको किया कि नहीं कंप्लीट, कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी बटा m2 और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी अब बटा n1 अब बराबर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी बटा n2, राइट। चलिए अब आइए एक इक्वेशन के साथ हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है 2N2O5 गैस और ये दे देगा 4NO2 गैस अब प्लस O2 गैस, ठीक है। अब इसका रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा, रेट बराबर माइनस लिखेंगे 2O5 के लिए, बोलो कि नहीं लिखेंगे, और कोफिशिएंट कितना है, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब बराबर प्लस 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, ठीक है, बराबर प्लस, चूंकि 1/1 हो जाएगा, डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी, ठीक है। अगर हमको निकालना है रेट के टर्म में निकाले, अगर हम इसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 के टर्म में लिखें, यानी माइनस डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी बराबर, तो ये 2 है, उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2/4, ये 2 कोफिशिएंट बराबर करना है, आइए हो जाएगा क्या चीज़, डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, या इसको प्लस 1/2 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी बराबर O2 के टर्म में लिखना है तो प्लस 2 डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी, यदि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 के टर्म में लिख दिए, नहीं समझ में आया है। तो ये जो इक्वेशन ये रेट है, अब माइनस डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी को क्या कहेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो अगर कहें कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 के टर्म में लिखिए तो ये सब तो बराबर है, तो कोफिशिएंटो जो है नीचे बाटा में है ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, तो प्लस 2/4 डेल्टा NO2 बाई कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा NO2 बाई, अब ये टी अगर O2 के टर्म में लिखोगे तो टी जाएगा तो वहाँ कट जाएगा। अब मान लो कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 के टर्म में लिख रहे हो, तब बोलो क्या लिखोगे, तो पहले यह है तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो माइनस 4/2 N2O5 बाई डेल्टा टी, तो क्या लिखेंगे, -2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी, और उसके टर्म में क्या लिखोगे, प्लस डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी। नहीं समझ में आया है? अब हम ही कहते हैं, एक सवाल अगर हम लोग यहाँ बना लें
कि कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 1.5 मोल पर लीटर चेंज टू 0.85 मोल पर लीटर इन 20 मिनट। ये दिया है, ये दे दिया है आपको। कितना टाइम में? 20 मिनट में। और आपसे कहे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 निकालिए, यानी आपसे क्या कह दे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, यानी आप जानते हैं क्या पूछ रहा है, माइनस डेल्टा N2O5, माने आपसे ये पूछ रहा है माइनस डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T। अभी क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसमें इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल। ये क्या हो जाएगा, 0.85 माइनस 1.5 अब बटा क्या हो जाएगा, 20। तो देखो माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा, 1.5 माइनस 0.85 अब बटा क्या हो जाएगा, 20। तो घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 14 में से 8 चल जाएगा 6, अब बटा क्या हो जाएगा, 20। अब भाग दे दोगे, चला एक और 0 चल जाएगा, तो यहां हो जाएगा 0। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। यानी फाइनल अगर हम लिखें तो 3.25 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर मिनट। यानी यह किसका निकला, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 निकला। लेकिन अब आपसे हम पूछें व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, मतलब आपसे यहां पर पूछ दें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तब आपको एक तो यहां देखकर ही बता सकते हैं कि यहां ये क्या है, यहां 4 है और यहां क्या है 2। तो क्या हो जाएगा 4/2 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, अब वैल्यू तो निकाल लिए थे ना हम लोग। तो यहां पर हो जाएगा 3.25 10⁻⁻2। सॉल्व कर देंगे, ये जगह 2 दूनी 4 आ जगह 5 दूना 10, 2 दूनी 4 1 5 और 3 दूना 6 गुने 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर मिनट। अच्छा चला, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 पूछे तो O2 तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का आधा हो जाएगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का आधा तो 1 हो जाएगा, 1.625 नहीं हो जाएगा, एक मर्तबे में जाएगा, एक आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 1.625 मोल पर लीटर पर मिनट। अच्छा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा कि नहीं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी अगर पूछा जाए तो उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.625 मोल पर लीटर पर मिनट। मतलब इतना चीज आपको करना है, हो जाएगा क्या, क्या लगता है, कर लोगे सब, तो नोट करो। अब देखो सब, एक सवाल हम बनवाते हैं, एक एग्जाम्पल मैं घर पे बनाइएगा, आप लोग लिखिएगा, अमोनिया एंड ऑक्सीजन, अमोनिया एंड ऑक्सीजन react at, ammonia and oxygen react at high temperature as, react at high temperature as, ठीक है। अब ये हो जाएगा, चला 4NH3 गैस, रिएक्शन लिखा ही हुआ है, अब प्लस 5O2 गैस, अब ये हो गया 4NO गैस, अब प्लस 6H2O गैस। लिखिएगा रिएक्शन,
हाँ, अगर गैसियस सब्सटेंस है तो मोलर कंसंट्रेशन के जगह पर हम लोग पार्शियल प्रेशर लेते हैं, तो मोल पर लीटर एटीएम या बार यूज करेगा। अब लिखेगा इन एन एक्सपेरिमेंट, नीचे इन एन एक्सपेरिमेंट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड इज 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट पहला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। दूसरा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है चला। अब देखो हमको क्या दिया है, जानते हो क्या दिया है? ये दिया है प्लस डेल्टा NO बाई डेल्टा T बराबर 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। यही ना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO हुआ, ठीक है। अब मान लो कि हमको पहला क्या निकालना है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब देखो, तो अब तुम अगर लिखते हो तो प्लस डेल्टा H2O 6 इंटू डेल्टा T बराबर, इस दोनों कोफिशिएंट में प्लस 1/4 डेल्टा NO बाई डेल्टा T। लेकिन आपको निकालना क्या है? तो आपको तो निकालना है डेल्टा H2O बाई डेल्टा T, ये तो रेट है, तो आपको निकालना है यह। तो ये 6 बॉटम है, इधर क्या हो जाएगा? गुण, तो ये हो जाएगा प्लस 6/4 इंटू, तो ये हो जाएगा डेल्टा NO बटा डेल्टा T, यानी 6/4, ये आ गया है कितना? 3.6 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब क्या हो जाएगा चला, अगर हम करें तो 4 9 36 0.9 9 6 54, तो यह हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया? वाटर। अब चला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 निकालना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? -1/4 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T बराबर, ठीक है, 1/4 आई जगह डेल्टा NO बाई डेल्टा T। तो 4 से 4 कैंसिल होगी नहीं, यानी माइनस डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T बराबर प्लस 4/4 और डेल्टा NO बाई डेल्टा T, तो कट जाएगा, सेम हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या निकल जाएगा? NH3। अब तुमको क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन। अब तुम्हारे पास 3 गो हो गया, किसी भी टर्म में निकाल सकते हो। एक मिनट आ रहे बुआ, अब यहां जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेगा सब, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसी के भी टर्म में निकाल सकता है, तो -1/4 आ जाएगा डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। अच्छा, ये 1/4 है,
तो ये माइनस डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी का वैल्यू आया है 3.6 इंटू 10⁻³ तो ये आपका आ जाएगा 0.9 इंटू 10⁻³ यानी लिख देगा 9.0 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। चलिए मिटाएं इसको, लिखोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये लाइन बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में। अगर आपको बेसिक देखिए चला, एक बात समझिए आप लोग, कुछ बच्चा कहता है इसका थ्योरी अच्छा है, न्यूमेरिकल अच्छा नहीं है, कोई कहता है इसका न्यूमेरिकल अच्छा है, थ्योरी अच्छा नहीं है। क्या आपको लगता है कि बिना थ्योरी का न्यूमेरिकल बन जाए? थ्योरी अच्छा नहीं और न्यूमेरिकल अच्छा हो, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर न्यूमेरिकल अच्छा है इसका मतलब है थ्योरी अच्छा। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। पहला लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ठीक है, तो लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant, rate of reaction directly proportional to concentration of reactant. Therefore rate of reaction increases, therefore rate of reaction increases with increase in temperature, with increase in temperature. Sorry, therefore rate of reaction increase with increase in concentration of reactant, with increase in concentration of reactants. दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो, हम लोग जब पढ़ते हैं, ध्यान दो सब इधर, हम लोग पढ़ते हैं इसमें मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ध्यान देना सब। तो इसमें होता क्या है कि रिएक्शन में गैसियस सब्सटेंस होता है, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उसके कोलिजन से बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है। तो जितना ज्यादा अच्छा, कोलिजन्स भी ऐसा नहीं, आगे इस चैप्टर में बहुत शानदार टॉपिक पढ़ना है कि ऐसा नहीं कि सभी कोलिजन से प्रोडक्ट बन जाए। आप पत्थर पर हथौड़ा मारिए तो हर चोट पर पत्थर टूटे, जरूरी नहीं है। जब तक एप्रोप्रिएट एनर्जी से आप नहीं मारिएगा तब तक वह नहीं टूटे। एप्रोप्रिएट ओरिएंटेशन से नहीं ठोकिएगा तब तक वह नहीं टूटेगा। तो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करता है, उसमें बॉन्ड ब्रेक होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो कोलिजन्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक चांस बनता है कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का कोलिजन्स क्या हो, इफेक्टिव, जिससे प्रोडक्ट क्या हो, बने। तो इसे लिखेगा जनरली रेट ऑफ रिएक्शन, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज with increase in temperature, with increase in temperature. तीसरा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब देखो यहां रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या मतलब है। तो मान लो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल जो है उनके एटम के बीच बॉन्ड है। अगर उसके पास मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा तो ब्रेक क्या होगा, कम होगा। अगर सिंगल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा। यानी रिएक्शन में होगा क्या, मॉलिक्यूलर रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करेगा और न्यू बॉन्ड फॉर्म करेगा।
तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अगर बॉन्डिंग का जो नेचर है वो तो डिफरेंट होता है, हर मॉलिक्यूल का अलग अलग होता है। अच्छा, किसी का फॉर्मेशन इजी होता है, किसी का फॉर्मेशन कठिन होता है, तो ये भी चीज होता है। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो लिखिएगा द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड products because in a chemical reaction involve breaking of old bonds and formation of new bond ठीक है। मान लो जो जितना इजी ब्रेक कर रहा है उसका क्या होगा, ज्यादा। जो इजी फॉर्म बन रहा है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, ज्यादा। चौथा पॉइंट लिखोगे कैटलिस्ट। ठीक है। अब देखो कैटालिस्ट तो कैटालिस्ट क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जनरली बढ़ा देता है। तो दिमाग में ही मत रखना खाली बढ़ाता ही है, घटाता भी है। तो हम इसे टर्म लिखेंगे जनरली कैटालिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। देखो जो मोटा लकड़ी होता है, मोटा लकड़ी उसको जलाओगे धीरे धीरे जलेगा, लेकिन अगर चैला फाड़ के चुन्नी बना दो, छोटा छोटा कर दो तो जल तेजिए में जल जाता है। अच्छा, मिश्री का ढेला है, उसको पानी में रख के घोलो तो नहीं घुलेगा, लेकिन मिक्सी में रख के पाउडर बना दो तुरंत घुल जाएगा। तो उसमें हो क्या रहा है कि उसका सरफेस एरिया पाउडर बनाने के कारण क्या हो जा रहा है, फॉर्म बढ़ जा रहा है। तो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का, सॉलिड के केस में यूज होता है यह, क्योंकि रिएक्टेंट हमारा सॉलिड भी हो सकता है। तो सॉलिड के केस में सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो लिखोगे द रेट ऑफ रिएक्शन of solid reactants, the rate of reaction of solid reactants increases with increasing surface area of reactant। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। देयरफॉर सॉलिड रिएक्टेंट इन पाउडर फॉर्म, react rapidly नेक्स्ट पॉइंट कौन नंबर पॉइंट होगा, छठा प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारा रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। जैसे हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देखे थे, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो वो अब लाइट पर डिपेंड करता है। देखो देयर आर सम केमिकल रिएक्शन, react rapidly in presence of sunlight, बस। अब देखो तुमको सवाल क्या पूछेगा, यहां से इतना दूर में हम लोग सीखे क्या,
लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब हमको पढ़ना है चला लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, लिखोगे दिस लॉ वाज गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे ठीक है, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डैश दे दीजिएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर तो फिक्स करना होगा, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से रेट क्या होता है, बदल जाता है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन, at constant temperature the rate of reaction is directly proportional to, rate of reaction is directly proportional to product of molar concentration of reactant, molar concentration of reactant and stoichiometric coefficient of reactant raised to the power of concentration, raised to the power of concentration of each reactants, concentration of each। अब देख चला यहां पर एक केमिकल रिएक्शन है, यह है केमिकल रिएक्शन। अब ये मान लो रिएक्टेंट है ए और बी, और ये बेटा बना दे रहा है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। और यहां पर इस ए और बी के बीच में कोएफिशिएंट है ए, और यहां मान लो कोएफिशिएंट है बी, कुछ भी मान सकते हैं। तो यह है कोएफिशिएंट ए और कोएफिशिएंट बी, राइट। अब देखो, अब ये कोएफिशिएंट ए और बी है, और हमको लिखना है रेट, रेट हो गया आर। तो कहता है कि आर जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट है, यानी ए का मोलर कंसंट्रेशन गुना बी का मोलर कंसंट्रेशन, और जो उस कंसंट्रेशन टर्म का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका पावर का रेज करेंगे। तो इसका पावर हो जाएगा ए और इसका पावर हो जाएगा बी, और यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का करेंगे, एक लगाएंगे, तो आर बराबर के, अब ये हो जाएगा पावर में ए और ये हो जाएगा बी का पावर बी होगा। तो कहता है कि वेयर के इज ए कांस्टेंट नॉन एच रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट रिएक्शन
और चला इस चैप्टर का हीरो यही है। कहता कि जहां भी जाइएगा हमें पाइएगा, इजी छोड़कर कहां जाइएगा। तो इस चैप्टर का हीरो है के, रेट कांस्टेंट के। ठीक है, अगर के को समझ गए तो इस चैप्टर को समझ गए। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन में हीरो था वेपर प्रेशर, वैसे ही केमिकल काइनेटिक्स का हीरो है के। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब यहां पर जो के है, के ये चैप्टर का मेन कलाकार है, मेन आर्टिस्ट है। इसके कंधे पर फिल्म सुपर हिट होगा या सुपर फ्लॉप होगा। तो भैया हम जानते हैं के विषय में कि क्या के जो है हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा। तो आपको लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट के। अच्छा, उसी के का नाम वेलोसिटी कांस्टेंट भी है और स्पेसिफिक रेट रिएक्शन भी है। अब देखो यह के जो है तो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर के का वैल्यू हमको रेट बताएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर के का मान ज़्यादा है यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा है, यानी रिएक्शन फास्ट है। अगर के का मान कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम है, यानी रिएक्शन क्या है, स्लो है। तो हम कह सकते हैं कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट के स्पीड ऑफ रिएक्शन बताता है, कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के मेजर, द वैल्यू ऑफ के मेजर स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब बताइए कि के का मान आप देख लेते हैं तो ये बता सकते हैं रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो। के ज्यादा है तो रिएक्शन ज्यादा। ठीक है, अब देखिए कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर डिफरेंट रिएक्शन का रेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो रेट जब डिफरेंट होगा तो के भी क्या होगा। अगर डिफरेंट रिएक्शन है, टेम्परेचर सेम है, उस स्थिति में भी के का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के are different for different reaction, are different for different reaction। अच्छा, एक ही रिएक्शन है, टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट चेंज होगा, और रेट चेंज होगा तो के चेंज होगा। नहीं, एक ही रिएक्शन है तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट चेंज होगा, और रेट चेंज करोगे तो के चेंज होगा। तो हम लोग एक ही रिएक्शन का डिफरेंट टेम्परेचर पर के का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो लिखोगे फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन, फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के चेंजेज विथ चेंज इन, the value of k changes with change in temperature। अब बोलो कि अगर हमको किसी रिएक्शन का के का मान बताना है तो उसमें एक और एक्स्ट्रा डाटा दिया रहेगा टेम्परेचर, कि इस टेम्परेचर पर इस रिएक्शन का के का मान इतना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि द वैल्यू ऑफ के, the value of k does not depends upon initial concentration of reactants, initial concentration of reactants।
एक चीज़ गड़बड़ हो गया कि पहले हमको डिफाइन करना था, पहले तो उसका डिफिनीशन पूछते, समाचार पूछते, तब ना कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते। तो चलिए कोई बात नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। देखिए डिफिनीशन क्या है कि अगर रिएक्टेंट ए और बी का मोलर कंसंट्रेशन 1 कर दो तो के बराबर आर हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा जब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या कर दें 1। और लास्ट पॉइंट लिख लो, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कल के क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चलेगा। और कल मैं उम्मीद करता हूं कि चैप्टर आधा से ज्यादा हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। मैथमेटिक्स